हेलो बच्चों, मेरा नाम अंतिश राज और आप सभी का स्वागत है अंतिश ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर का नाम है हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज का इसका हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा और आप सभी प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने सबसे पहला प्रश्न आता हुआ ये रहा मेरे दोस्त। सबसे पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 32 है मेरे दोस्त, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जेसी बोस, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी ए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस प्रश्न को आप सभी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था मेरे दोस्त? जिसको पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और जिसको नहीं पता वो कोई भी टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर हम अभी आप सभी को बताने वाले हैं। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था मेरे दोस्त? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है मेरे दोस्त, इनमें से कौन सही? ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एट्यूनिन, ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एक्टिविटी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न में है दोस्तों डीएनए का पूरा नाम पूछ रहा है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ये प्रश्न कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसको पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और जिनको नहीं पता है आप सभी हम इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इसका हम आंसर भी बताएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी है मेरे दोस्त? तो डीएनए का पूरा नाम होता है मेरे दोस्त डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 34 है मेरे दोस्त, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और जिनकी वजह से वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वीडियो पूरा दीजिए। किसी भी चैनल पर अगर आप जाते हैं, अगर कोई भी टीचर्स अगर आपको पढ़ाते हैं तो आप सभी के भले के लिए ही पढ़ाएंगे, आपके फायदे के लिए ही पढ़ाएंगे। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। तो कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्णपाली, ऑप्शन बी कर्णरक्षक, ऑप्शन सी कर्णपोशी, ऑप्शन नंबर डी कर्णधार। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। तो कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कर्णपाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन नंबर ए लाइमार्क, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी वाइसमैन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स का ये प्रश्न का आंसर नहीं पता, आप हमें इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था मेरे दोस्त? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था मेरे दोस्त? तो लाइमार्क ने। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा और हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैव विकास को किसने सर्वप्रथम समझाया था मेरे दोस्त? लाइमार्क ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 36 है मेरे दोस्त, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी 8 प्रकार का। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त? विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, किसी जीव की जीव संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? किसी जीव की जीन संरचना जो होती है, किसी पौधा को कैपिटल टी से दर्शाते हैं, किसी पौधे को स्मॉल टी से दर्शाते हैं, किसी पौधे को कैपिटल टी स्मॉल टी से दर्शाते हैं। तो ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसे हम लोग जीन प्रारूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसे हम लोग जीन प्रारूप कहते हैं, जिसे जीन प्रारूप को ही हम लोग जीनोटाइप भी कहते हैं। तो किसी जीव की जीन संरचना जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जीन प्रारूप भी कहते हैं, उसे हम लोग जीन प्रारूप भी कहते हैं और जीनोटाइप भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ए और बी दोनों कहते हैं। किसी जीव की जो जीन संरचना होती है उसे हम लोग जीनोटाइप और जीन प्रारूप दोनों कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई अगर पौधा है, ये बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा जो बाहर से दिखाई दे रहा है मेरा दोस्त, ऐसा हम लोग क्या कहते हैं इसको? ये हमारा बाहरी लक्षण है। अगर बाहरी लक्षण है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये बाहरी, अगर एक पौधा और एक पौधा ऐसा है, देख सकते हैं एक पौधा बड़ा है, तो अगर एक पौधा छोटा है तो इसका जो होगा तो ये कैपिटल टी हो सकता है इसका जीन प्रारूप। अगर ये पौधा बड़ा है तो इसका कैपिटल टी हो सकता है। तो यही पूछ रहा है कि
तो बाहरी लक्षण से जो दिखाएंगे ये हमारा क्या होगा, फिनोटाइप होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, फिनोटाइप को हम लोग लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो जिन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे हम लोग लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। जो बाहर से हम लोग दिखाई देते हैं उसे हम लोग जीनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहते हैं, फिनोटाइप्स। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ऑप्शन नंबर ए नाविक थे, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर सी पादरी थे, ऑप्शन नंबर डी कृषक थे। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे मेरे दोस्त? वो एक पादरी थे। क्या थे मेरे दोस्त? याद कर लीजिएगा ध्यान से। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे मेरे दोस्त? पादरी थे। प्रश्न संख्या 40 मेरे दोस्त, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? ऑप्शन नंबर ए पी से, ऑप्शन नंबर बी टी से, ऑप्शन नंबर सी एफ से, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी है मेरे दोस्त एस से। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ। फटाफट आप सी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था मेरे दोस्त? तो ये पी से सूचित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 41 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। किसी भी प्रजाति विशेषक की एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? किसी भी प्रजाति विशेषक की एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन विकास, ऑप्शन में जीन कोष, ऑप्शन नंबर सी भ्रूण विकास, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोष। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। किसी भी प्रजाति विशेषक की एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है मेरे दोस्त? जीन कोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 मेरे दोस्त, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, जिसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसमें स्वपरागन होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, जिसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसमें स्वपरागन होता है, जिसमें इनमें से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। किसमें होता है मेरे दोस्त? जिसमें लैंगिक जनन होता है उसी में ही जाति उद्भवन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक व्युत्क्रमण, ऑप्शन में बी आणविक जातिवृत्त, ऑप्शन में सी आणविक विलोपन, ऑप्शन में डी आणविक संकलन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप इसी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है मेरे दोस्त? आणविक जातिवृत्त कहलाता है। आणविक जातिवृत्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है मेरे दोस्त? आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और जिन स्टूडेंट को ये प्रश्न को आंसर पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और जिन स्टूडेंट का इस प्रश्न का आंसर नहीं पता है कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी वो बोर्ड एग्जाम में अभी तक 20 दिन बचा हुआ है। तो 20 दिन में भी आप बहुत तैयारी कर सकते हैं कि अभी 80% आप आराम से ला सकते हैं। तो आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी डार्विन को, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु को, ऑप्शन नंबर डी हेलन को। तो आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 मेरे दोस्त, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मेंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हेल्डन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु के द्वारा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है मेरे दोस्त? मेंडल के द्वारा। किनके द्वारा जी? मेंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार का, ऑप्शन बी सी 4 प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं मेरे दोस्त? तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, हम लोग ने प्रश्न 46 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 47 मेरे दोस्त, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी हेल्डन, ऑप्शन नंबर डी मेंडल। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे दोस्त? डार्विन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ए रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या है मेरे दोस्त 48, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी जीव का जीन संरचना समझ गया? किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लक्षण प्रारूप या फिनोटाइपिक, ऑप्शन नंबर बी जीन प्रारूप या फिनोटाइपिक, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर डी विभिन्नता। मतलब हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किसी जीव की जीन संरचना जो होती है, जीन संरचना का मतलब कि उपादप कैपिटल टी है, उपादप स्मॉल टी है, उपादप कैपिटल टी है, उपादप स्मॉल टी कैपिटल टी है। बताइए जो इस तरह से दर्शाया होता है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल, इसे हम लोग जीन प्रारूप कहते हैं। तो किसी जीव की जो जीन संरचना होती है, इस जीन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइपिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिक
आनुवंशिकी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट। जो भी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताओं तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है मेरे दोस्त? आनुवंशिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 50 नंबर क्या कहता है मेरे दोस्त? अफ्रीका मानव। प्रश्न संख्या 50 से मेरे दोस्त, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? ऑप्शन नंबर चिंपांजी, ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर सी बंदर, ऑप्शन नंबर डी गिलहरी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है मेरे दोस्त? कौन है मेरे दोस्त? सबसे तो वो हमारा है चिंपांजी। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी मेरे दोस्त चिंपांजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है मेरे दोस्त, तो पक्षी तथा तितली के पंख है। प्लीज वीडियो, अगर आप सभी हमारा इस वीडियो तक यहाँ तक आ चुके हैं प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर यहाँ से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को इस प्रश्न का, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पक्षी तथा तितली के पंख, ऑप्शन नंबर समझात अंग, ऑप्शन नंबर बी असमझात अंग, ऑप्शन नंबर सी अवशेषी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पक्षी तथा तितली के पंख क्या है मेरे दोस्त? समझात अंग है, असमझात अंग है, अवशेषी अंग है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं वो असमझात अंग होते हैं। प्रश्न संख्या बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, अवशेषी अंग का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए कर्णपलव की पेशियां, ऑप्शन नंबर बी पूछ कैसे रुकाएं, ऑप्शन नंबर डी निषेचक पटल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो अवशेषी अंग का उदाहरण मेरे दोस्त कर्णपलव की पेशियां भी है, कुछ कैसे रुकाए भी है, और निषेचक पटल भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप स्वीकार के सामने रहा मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 53 मेरे दोस्त, निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी अंगूठा, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी अंगूठा, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स। तो जो हमारा अपेंडिक्स होती है वह मानव में अभी अवशेषी अंग की तरफ पाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 54 है मेरे दोस्त, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 54 है मेरे दोस्त, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी पालार्ड, ऑप्शन नंबर डी बिरचॉ। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था मेरे दोस्त? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था मेरे दोस्त? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है मेरे दोस्त, मानव शरीर की एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर की एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 46, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर डी 23, ऑप्शन नंबर सी 22। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव की एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं मेरे दोस्त? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 56 मेरे दोस्त, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का अग्रपाद है। समझात अंग, असमझात अंग, ऑप्शन नंबर सी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है मेरे दोस्त। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर समझात, ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त असमझात, ऑप्शन नंबर सी अवशेषी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का अग्रपाद है मेरे दोस्त समझात अंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है मेरे दोस्त, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी 2 होती है, ऑप्शन नंबर 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी 4 होती है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र यानी कि जो स्त्री में XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है, तो XX है और पुरुष में XY है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मानव में लिंग गुणसूत्र, लिंग X को यही से हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो कितने पाए जाते हैं मेरे दोस्त? 2 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस चैप्टर का सेकेंड आखिरी प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लामार्क को, ऑप्शन नंबर बी अरस्तू को, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल को। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है मेरे दोस्त? तो अरस्तू को पिता कहा जाता है। प्रश्न 64 है, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है कि नीचे की ओर वृद्धि करना, नीचे की ओर वृद्धि करना। फल की क्या वृद्धि नीचे की ओर होती है? नहीं। जड़ की वृद्धि हाँ ये हो सकता है, फूल की वृद्धि वही ऊपर और होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जड़ की वृद्धि। आप हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आप सभी के प्रश्न कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और जितने भी प्रश्न का आंसर आप सभी सही हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो अगला चैप्टर जो होगा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को लेकर आ रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप सभी पढ़ कर आइएगा और उसका हम लोग 1 शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे ऑब्जेक्टिव को। ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे का लाइक शेयर कमेंट हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी का मैं आप सभी का बड़ा भाई हूँ, तो आप हमें ज़रूर बताएं और मैं भी आप सभी के लिए इसी तरह का बोर्ड की तैयारी करवाऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।